हेलो फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आनंद में होंगे। आज एक बिल्कुल समय सामयिक विषय के ऊपर बातचीत करेंगे और जो लोग कंपटीशन के साथ रहना चाहते हैं, जो जागरूक हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखें, उनको फ़ायदा होगा। आई एम डॉक्टर रविंदर सिंह विद कैमरा कलाकार मिस्टर संदीप यादव, and we are talking on Middle East problem, that is Israel, Iran, Palestine and our relation with these countries, our role, India's role। हम इजराइल से, इराक से जो आपस में भिड़ंत हो रही है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाते हुए देखिए, युद्ध कहीं पर भी अच्छे नहीं होते, लेकिन युद्ध से बहुत सारे मसले हैं, वो एक विशेष दिशा लेकर जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स के अत्याचार से तंग आकर यहूदी इजराइल एक होम स्टेट बनाकर वहाँ पर आए थे, ताकि इनको एक परमानेंट होमलैंड मिल सके और समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो सके। मैं पहले कह चुका हूँ, युद्ध से बहुत सारी चीज़ों के अलग से नतीजे होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक नई क्रांति आई, जिसको ये कहें कि कॉलोनाइजेशन लगभग ब्रिटेन की, डच की, जर्मन्स की, वो लगभग ख़त्म होती गई और देश आज़ाद होते गए। अब 21वीं शताब्दी है, जहाँ सूचना क्रांति आई, डिजिटल बहुत कुछ हो गया, वार वेपन्स बहुत तेज स्पीड से बनने लगे और उनका इस्तेमाल भी होना शुरू हुआ। इस समय दो जगह विशेष तौर से रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। दूसरा एक खुला था, पहले तो इजराइल का गाजा पट्टी के ऊपर जो अटैक हुआ, और अब ईरान भी शामिल हो गया। अब देखिए, एक बड़ी बात है, मिडल ईस्ट में ही और इसके आसपास ही ये क्यों चीज़ होती है, ये लार्जर जियोपॉलिटिक्स की चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैकिंडर की एक थ्योरी है, यूरोप और यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर, ये तीनों एक जगह जाकर मिलते हैं और वो बनता है, उसको कहते हैं मिडल ईस्ट। और इस मिडल ईस्ट में के साथ लगते हुए देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, इराक है, ईरान है, लेबनान है, इजराइल तक भी चला जाता है, फ़लस्तीन है, ये सारे के सारे वाइब्रेंट रहते हैं। और दूसरी बात एक और है, इनकी एक्सरसाइज ये तो चलती रहती है, एक बड़ा और कारण होता है हमेशा, उसको कहते हैं ग्रीड, और वो है तेल। दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा तेल मिडल ईस्ट में है, ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, ये तेल के बड़े भंडार हैं। इनके ऊपर हर कोई कब्जा करना चाहता है या अपना स्वामित्व बनाना चाहता है। असली जड़ ये दो चीज़ें हैं, इजराइल और ईरान की जो लड़ाई का सीधा जो दिखाई देता है वो चीज़, वो है वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। दो सभ्यताएं, यानी क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम वर्ल्ड, वो भी आपस में टकराना चाहते हैं। ये भी आराम से बैठने वाले लोग नहीं हैं, हमेशा चलते रहते हैं। अब ये बात आ गई है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रही हैं, ड्रोन के हमले बड़े हुए हैं, ये नए ज़माने के वार वेपन से उनका इस्तेमाल हो रहा है, और दुनिया को ये डर है कहीं होलोकॉस्ट ना हो जाए, कहीं एटम बम का इस्तेमाल ना हो जाए इस युद्ध में। अब आ जाती है चार पांच ऐसे देश हैं जिनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका का रोल। अमेरिका, इसमें तो कोई दो राय नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित है, वार वेपन्स भी सबसे ज़्यादा, अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है, और इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त भी मान सकते हो आप लोग, इजराइल के थ्रू मिडल ईस्ट में कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका का रोल यहाँ पर रहेगा और आगे आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। दूसरा आ जाता है
इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ईरान के चारों तरफ जो देश हैं उनके साथ उनके संबंध कैसे हैं। इराक ईरान के आपस में बनते नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका के नीचे दबा हुआ है और इसलिए पाकिस्तान को लॉन्चिंग पैड की तरह से इस्तेमाल करता है। ऊपर रशिया खुद अटका हुआ है, हालांकि ईरान को रशिया सपोर्ट करता है। चाइना है वो सीधा खुद नहीं आता, दूर देखकर मदद ज़रूर करता है, लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चीज़ें बदलाव की आने वाली है। ये 15 दिन जो आगे आने वाले हैं, इसमें देखते हुए वार क्या रूप लेता है, क्योंकि ईरान एक तरह से बिल्कुल थ्रेशहोल्ड के ऊपर आ गया। ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो एक दीवार थी, वो दीवार गिरती जा रही है। और अगर तेहरान के ऊपर अटैक हो जाता है तो बड़ी बर्बादी होगी। खूबसूरत शहर, हमने तेल अवीव के फोटोग्राफ देखे, उसमें बर्बादी नज़र आ रही थी। यानी ये बड़ा भीषण युद्ध होने जा रहा है। यहाँ एक बात ज़रूर है, जैसे बराक ओबामा ने यह कहा कि अमेरिका किसी को सपोर्ट करता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन अमेरिका जब सीधे ही किसी युद्ध में शामिल हो जाता है तो विनाश तो बढ़ ही जाता है बहुत सारा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अमेरिका जीत के निकले। अमेरिका अफगानिस्तान में भागना पड़ा, कोरिया में यही हालत हुई, वियतनाम में यही हालत हुई है। यानी जहाँ से यूक्रेन है उसमें यूक्रेन फंसा हुआ है। लग तो ऐसा रहा था कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सब अवसरवादी ही नजर आते हैं। अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ता है, अपना युद्ध हमेशा अपने बल के ऊपर ही लड़ना पड़ता है। इराक ने शुरू में जो दिखाई ये दे रहा था कि इजराइल 2-3 दिन में ही बहुत कुछ कर देगा, एक मजबूत मुकाबला दिखाया है। बहुत बड़ी रिसर्च इस युद्ध के बाद आएंगी। हमारा हिंदुस्तान का रोल बड़ा साफ है। हम इस समय एक न्यूट्रल जैसी स्थिति, ईरान ने हमारा साथ बहुत कुछ दिया है, हम फिलिस्तीन के साथ भी खड़े रहे। आजकल हम इजराइल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका का हम मुकाबला करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यानी हम अपने काम से काम में लगे हुए हैं। और हो सकता है इससे बढ़िया कोई डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी का भी मतलब एक और भी बात यह लचक होनी चाहिए, और लचक में भी कभी आप बहुत ऊंची आवाज़ में भी बात करनी पड़ती है, कभी आप चुप हो जाते हैं। एक जिस तरह से लकड़ बगा और अपना रास्ता ढूंढता रहता है, यही डिप्लोमेसी है। बगड़ापन भी करना पड़ता है, ऊंची आवाज़ में बोलनी पड़ती है, बैठक भी करनी पड़ती है, शांतिपूर्ण रास्ते भी किए जाते हैं, लालच भी दिया जाता है। यही तो सब डिप्लोमेसी है। लेकिन सभी दुनिया के नागरिक हैं, उनके ऊपर इस युद्ध का बड़ा असर आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो डोमेन बना हुआ है, डोमिनेंस दुनिया का, वो टूटता रहता है। और क्या इस युद्ध में अमेरिका का डोमिनेंस बचेगा या नहीं बनेगा? क्या इजराइल सभी अरब देशों के ऊपर जिस तरह से डांट मारता, अपनी तरह से चलता है, क्या वो यही रास्ता अपनाते हुए सफल भी होगा या फंस जाएगा? क्या ईरान जिस तरह से टिका हुआ है इसी तरह से टिका रहेगा? क्या सत्ता परिवर्तन होंगे? ये सब कुछ आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। मैप का थोड़ा सा आप बेस लेकर आप ट्रैक को ढूंढते हुए थोड़ी सी सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिस्ट्री करके ईरान की इजराइल के साथ जो ये वार हो रहा है, इसको अच्छी समझ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों का मोटा ये आइडिया मिल गया। व्हाट इज़ ईरान एंड इजराइल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ फिलिस्तीन प्रॉब्लम। ठीक है, गुड लक।